वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया था। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और उसको दोबारा पढ़ लेंगे। तो वही अब चैप्टर रीड करने के बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने अच्छे से चैप्टर रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो एक्सरसाइज को फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करते हैं भाई शुरू। सबसे पहले है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, उसमें से हमने सेलेक्ट करके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है। The same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called। बताओ आप, जब हम किसी भी प्लेस पे एक लार्ज स्केल पे सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। तो हमारा जो ये ऑप्शन है यहाँ पे ये ठीक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोइल। जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को इसका आंसर। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है डैमेज्ड, एक मिनट सॉरी, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड थे हमने पढ़े थे, तो वो क्या कर जाते थे? टॉप ऑफ वाटर पे क्या करते थे? वो फ्लोट। ठीक है। ऑफ कोर्स जब हम सीड की सिलेक्शन कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? हम बीज को पानी में ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। जितने भी खराब सीड होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं क्योंकि अंदर से वो होलो थे, और जो हमारे अच्छे वाले सीड हैं वो नीचे पानी में बैठ जाते हैं। ठीक है। अगला है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए भाई हमें? और चाहिए हमें वाटर और एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें क्रॉप को ग्रो कराने के लिए? सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। कहाँ से आते हैं ये? सोइल से। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लिए होंगे आप, साथ साथ भरना इनको। अब नेक्स्ट है भाई मैच आइटम इन कॉलम ए विद दीज दोज इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस, हमें वो कॉलम बी से हमने मैच करने हैं। कौन सा जो है इनका करेक्ट पेयर है? तो चलो करते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी थी भाई? जो सी हम रेनी सीजन में ग्रो कराते थे, उन क्रॉप्स को क्या बोलते थे? खरीफ क्रॉप्स। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे ढूंढने हमने। बताओ कौन सी हैं जो हम रेनी सीजन में लगाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे पैडी दिख गया हमें, तो ऑफ कोर्स पैडी और मेज को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। तो ये क्या है भाई? खरीफ क्रॉप्स का करेक्ट पेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती थी? जिन क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में लगाते थे, तो उनके कौन से हैं एग्जाम्पल? ये हमारा करेक्ट पेयर है इसका, डी वाला। ठीक है। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमने पढ़े थे ना फर्टिलाइजर और मैन्योर, तो यहाँ पे हमने क्या, किसका करेक्ट पेयर देखना है? केमिकल फर्टिलाइजर का। तो केमिकल फर्टिलाइजर का क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख भी रहा है आपको सीधा सा, इसका पेयर होगा थर्ड वाले का, बी से, यूरिया एंड सुपर फोस्फेट। और भी हमने पढ़े थे एनपीके वगैरह। ठीक। अब नेक्स्ट है भाई ऑर्गेनिक मैन्योर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है हमारा, वो किससे बनता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। ये किसका करेक्ट पेयर क्या है? सी वाला पार्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें इनके एग्जाम्पल देने हैं खरीफ क्रॉप के। खरीफ क्रॉप क्या थी भाई? जो हम रेनी सीजन में लगाते हैं। तो अब भी हम इनके जो है एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं। क्या क्या हो सकता है खरीफ क्रॉप का? पैडी प्लस मेज। ठीक है। और रबी क्रॉप कौन सी होती है? जो हम विंटर सीजन में लगाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बताओ आप लोग? वीट एंड ग्राम। ओके। अब नेक्स्ट है
राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनके बारे में आपने अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसको हम एक हेल्प बुक की हेल्प से पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कितना कुछ लिखना है, कितना क्या करना है। जितना आप एनसीईआरटी से इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे उतना ही अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है, उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। किसी हेल्प बुक से ना करके आप एनसीईआरटी से ही छाँट छाँट के अपने खुद के नोट्स बनाओगे, वो बेस्ट रहता है। फिर भी आपको एक क्विक रिवीजन लेनी है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, क्या इसमें कौन कौन से पॉइंट हमने कवर करने हैं। उसके लिए हम इसको एक हेल्प बुक के थ्रू पढ़ेंगे, उससे आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है भाई हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल इज लूजन्ड एंड ओवरटर्न टू मेक इट बेटर वेंटिलेटेड एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। हम प्रिपरेशन करते थे सोइल की, जब हमने चैप्टर पढ़ा तो क्या करते हैं हम सोइल को पहले लूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर टूल की हेल्प से उसको हम क्या करते हैं, वेंटिलेटेड करते हैं, और ताकि उसमें जो है अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उनके लिए अच्छे से जो गैसेस वगैरह हैं वो एक्सचेंज हो जाएं, ताकि उनमें जो जितने भी टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रॉप के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे तो सोइल और अच्छे से लूजन होएगी और अच्छी जो है क्रॉप के लिए बेस्ट होगा वो, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। जब हम सोइल को लूज करते हैं, ओवरटर्न करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टीलिंग और प्लोइंग। सोइल इफ plow in dry season get into big mud pieces or crumbs. These are broken down by प्लाइंग ए सोइल प्लैंक। देखो जब भी हम सोइल को ड्राई सीजन में प्लो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, वो मिट्टी बहुत ड्राई हो चुकी होती है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। उस टाइम पे बहुत सारे बिग बिग जो हैं मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्रम्स बन जाते हैं। उनको फिर हम जो हैं छोटे छोटे क्रम्स में या सोइल पार्टिकल्स में उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। उसको प्लाइंग ए सोइल प्लैंक से भी हम उसको बिल्कुल एक लेवल में लेके आ सकते हैं, ठीक है। द प्लोड सोइल इज लाइबल टू बी रिमूव्ड बाय विंड एंड वाटर। वुडन लेवलर इज यूज टू प्रेस द सोइल। हमने एक लेवलर भी पढ़ा था जो पूरी हमारी फील्ड को एक लेवल पे लाने के लिए अच्छा होता है। वो भी लेवल पे रहेगी तो इरिगेशन भी अच्छे से होती है और हमारे जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो वो क्या करता है, लेवलर उस क्रम्स हो गए मान लो थोड़े कहीं कहीं पे बड़े या छोटे, उसको एक लेवल में ले आता है, उस मिट्टी को प्रेस कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ लिखना है हमने वो है सोइंग। सोइंग क्या बताया था मैंने, जब हम बीज को फील्ड के अंदर लगाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। जब हम सीड्स को सोइल के अंदर पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोइंग। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड। ऑफ कोर्स जब भी हम सीड लगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है इंपॉर्टेंट, हम सीड का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी को अलग कर देते हैं, गुड को अलग कर देते हैं, ठीक। द सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाई हैंड ब्रॉडकास्टिंग एंड बाई सीड ड्रिल। हम उनको बाई हैंड भी लगा सकते हैं जिसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, और सीड ड्रिल यानी कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से भी हम सीड को सो करते हैं। ऑफ कोर्स आजकल तो हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के थ्रू ही हम जो है अपना सारा काम करते हैं फील्ड का, ठीक है। इसमें इतना ही आपने लिखना है, और भी अगर आपको आता है तो आप ऐड कर सकते हो। आपने मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक। मेन पॉइंट इसमें हो गए हैं। फिर आता है हमारा सी में, हमने पूछ रखा था उसमें वीडिंग। वीडिंग क्या होता है भाई, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अनवांटेड प्लांट वीड्स फ्रॉम द फील्ड। क्या है, जब भी वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ, मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट जितने भी ग्रो कर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग, सॉरी वीड्स। और वीड को रिमूव करना क्या होता है, वीडिंग, ठीक है। तो वीड को क्रॉप से अलग करना ही, रिमूव करना ही वीडिंग कहलाता है। इट इज नेसेसरी टू रिमूव द वीड सिंस दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एक्सेट्रा। ऑफकोर्स इनको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी प्लांट ही है भाई, हमारे लिए यूजफुल नहीं है लेकिन है तो प्लांट ही। उसको भी ग्रो करने के लिए वो क्या करेगा, वो प्लांट हमारी मेन क्रॉप के साथ compete करेगा, फूड, उसको भी फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो हमारी क्रॉप को हम दे रहे हैं वो अनवांटेड प्लांट ले जाएगा, फिर क्रॉप को नुकसान होगा, उसको तो वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। इसलिए इनको रिमूव करना, वीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।
द वीड्स में बी रिमूव्ड मैन्युअली बाई अपरूटिंग और कटिंग। हम इनको हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं। ऐसे अगर थोड़े प्लांट है तो हम उनको अपरूटिंग कर सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं उनको, वहाँ से स्प्रे वगैरह भी हम करते हैं। द बेस्ट टाइम टू रिमूव दैम इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। ऑफ कोर्स जब भी वीड हम वहाँ से वीडिंग कर रहे हैं तो उनको बेस्ट होता है जब उनके ऊपर कोई फ्लावर ना आया हो, सीड ना बनाओ, क्योंकि उससे वो और सेपरेट हो जाएगा, पूरे फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे वो। अगर इनको कटिंग करना है तो फ्लावर और सीड आने से पहले ही करना चाहिए। ठीक है भाई। आगे है, इट इज़ डन विद खुरपी और एंड ए ट्रैक्टर ड्रेवन हैरो। इसको आप खुरपी से भी निकाल सकते हो, हाथ से भी निकाल सकते हो, कटिंग कर सकते हो, और हैरो होती है एक मशीन है, उससे भी ये अपरूटिंग हो सकती हैं। सम केमिकल्स कोल्ड वीडीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल द वीड। बहुत सारे वीडीसाइड्स भी यूज होते हैं। देखो यहाँ पे एक वीडीसाइड्स वर्ड है, CIDES। जिस वर्ड के पीछे भी CIDES लगाओ, साइड्स लगाओ, इसका मतलब जिसके पीछे वो लगाओ उसको किल करने के लिए वो चीज़ यूज होती है। ये ध्यान रखना। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, ऐसे ही वीडीसाइड्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। वीडीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स। कौन कौन से वीडीसाइड हमारे पास? दे आर स्प्रेड इन द फील्ड फॉर किलिंग द वीड। इनको हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, फील्ड में इनकी वीड को कंट्रोल करने के लिए। इसकी कुछ एग्जांपल दे रखी है, ये आप याद रखना। इसमें दे रखा लिनाजीन, डेलोपोन और 2,4-D। क्या क्या है? लिनाजीन, डेलोपोन और 2,4-D। ठीक, ये याद रखना आप। देखो एग्जाम्पल दोगे साथ साथ में तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर भी, और आपकी भी आगे के लिए तैयारी बहुत अच्छी होती है। ओके, आगे है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है भाई? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हम अपनी फसल को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे ग्रेन्स को चाफ से अलग करना, जो उसका पूरा प्लांट होता है, यहाँ पे मान लो हमारे सीड्स लगे हुए थे, इन सीड्स को इस पूरे चाफ वाले पार्ट से अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। एनिमल्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर थ्रेसिंग। बहुत सारे एनिमल्स यूज होते हैं थ्रेसिंग करने के लिए। इन लार्ज फार्म से मशीन कॉल्ड थ्रेशर। आजकल मशीन का युग है तो हम मशीन्स यूज करते हैं, जैसे थ्रेशर हो गया, और ये मोटोराइज्ड मशीन कॉल्ड कंबाइन। आजकल कंबाइन चलते हैं हमारे खेत में, आर यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्ट करने के लिए कंबाइन जो है दोनों के लिए यूज़ होती है। हार्वेस्ट करने के लिए भी ये हार्वेस्ट भी करती है, साथ साथ में फसल को काटती भी है, प्लस में उसकी थ्रेसिंग भी साथ साथ करती है, आपने देखी भी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा भाई। 2-2 नंबर में ये पूछ लेते हैं या ऐसे ही आ जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर और जो मैन्योर हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो देखते हैं दोस्तों। चलो, इसमें आप डिफरेंस ही लिख दोगे, जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था तो वो बेस्ट होगा। इसमें क्या दे रखा वो देख लेते हैं एक बारी। देखो फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमने पहले भी पढ़ा था। ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, जब भी हम कोई डिफरेंस पूछे हमसे तो हमें लाइन लगा के एक दूसरे को कंपेयर करना होता है, ये ध्यान रखना। कई बारी बच्चे क्या गलती करते हैं, डिफरेंस पूछ लिया, पहले पूरा फर्टिलाइजर को एक्सप्लेन करेंगे फिर मैन्योर को करेंगे। ये तरीका गलत है। नंबर आपको मिल सकते हैं लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा है। आप एक दूसरे को के पॉइंट को कंपेयर करिए। ओके, ये गलती आप मत करना। इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट, फर्टिलाइजर आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर। और जो मैन्योर है वो किससे बनता है भाई? मैन्योर आर मेड बाय एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एक्सेट्रा। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग होता है, जितना भी उससे, और जितना भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उससे हमारा मैन्योर रेडी होता है। ओके, अब है फर्टिलाइजर्स डज नॉट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस इन द सोइल। ह्यूमस क्या होता था पहले ये बताओ आप मेरे को, साथ साथ है ना, अपने माइंड में रिकॉल करते रहा करो, इससे अच्छे से याद होगा, आपकी जितनी भी मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगी। इसमें ह्यूमस का क्या था? एक डार्क कलर का सब्सटेंस था। बनता कैसे? वो भी डिग्रेडेशन से ही बनता है। जो सोइल के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है वो हमारा ह्यूमस होता है, फर्टाइल लेयर होती है ये। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है ये, और इसी में जो है प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो ये क्या करता है? ह्यूमस को बनाने में कोई हेल्प नहीं होती फर्टिलाइजर की। इट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस इन द सोइल्स। और मैन्योर क्या करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस बनेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, फिर हमारा दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर के अंदर बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमने NKP वाला NPK वाला पढ़ा था, तो उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बहुत हाई रिच
अमाउंट होती है और इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दीज आर नॉट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं और ये केमिकल फ्री है। ओके भाई, आ गया होगा ये भी समझ में हमारा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हो गया भाई हमारा। व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन बताना है हमने क्या होता है, और दो ऐसे मेथड बताने इरिगेशन के जिससे वाटर को हम कंजर्व कर सके, बचा सके, ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। तो चलो करते हैं इसको भी। सॉरी, क्या होता है भाई इरिगेशन। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा। गिविंग वाटर टू फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फील्ड हमारी क्रॉप को पानी देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेता है। इरिगेशन की किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे, क्रॉप टू क्रॉप। क्रॉप कैसी है, कई क्रॉप को इतना पानी नहीं चाहिए होता, किसी किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। वीट को इतना नहीं चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू पैडी। सोइल टू सोइल, वहाँ की सोइल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है इरिगेशन। सीजन टू सीजन, सीजन कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा इरिगेशन। भाई समर है तो ज़्यादा पानी देना होता है और विंटर है तो कम पानी देना होता है, ठीक है। द लेटेस्ट इरिगेशन मेथड हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। अब देखो, हमने ऐसे दो मेथड बताने थे जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि पानी को बचा सकते हैं, हमारी फील्ड में भी अच्छे से पानी दिया जाए और पानी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, हमने अच्छे से पढ़ा भी था, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी। अब सबसे पहले ये कहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है, जहाँ पे अनइवन लैंड होती है, समतल भूमि नहीं होती, प्लस में जहाँ पे पानी इतना अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे ये बेस्ट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना। The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined in the main pipeline at regular interval। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये पाइप्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर ये परपेंडिकुलर क्या लगी होती हैं, पाइप्स, इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगी होती हैं, ठीक है। अब है द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ पंप। यहाँ पे एक पंप लगा होता है, जहाँ पे मेन सोर्स, मान लो वेल से हम पानी ले रहे हैं तो यहाँ पे पंप लगा होगा और ये प्रेशर के साथ पानी इनमें जाता है और ये रोटेट करती रहती है, ठीक है। द वाटर एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, पानी कहाँ से बाहर निकलेगा, जहाँ पे ये रोटेटिंग नोजल लगी हुई है। इट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, और कैसे पानी आता है फील्ड के अंदर, जैसे बारिश हो रही हो ऐसे, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सोइल, और सैंडी सोइल के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट होता है। ये भी कई बार पूछ लेते कौन सी सोइल के लिए कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट होता है, तो वो सैंडी सोइल के लिए होता है, ठीक। दूसरा कौन सा ऐसा इरिगेशन मेथड है भाई जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम, ये इससे भी बेस्ट है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और ऐसे ही पाइप लगा दी जाती हैं और बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ता है यहाँ पे पानी रूट्स के बिल्कुल पास में, और इरिगेशन इससे बहुत अच्छी होती है और पानी तो बहुत ही हद तक बच जाता है क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ रहा है और बिल्कुल रूट्स के पास में पड़ता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उनको, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डनर्स एंड ट्रीज। कहाँ कहाँ पे ये जो है बेस्ट टेक्निक होती है वाटरिंग के लिए, फ्रूट प्लांट में, गार्डन वगैरह में और ट्रीज वगैरह में देने के लिए बेस्ट टेक्निक है। ड्रिप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मेन पाइप टू विच लेटरल पाइप आर ज्वाइंट। यहाँ पे क्या होता है, मेन पाइप लगी होती है, साथ में उनकी लेटरल पाइप ज्वाइन होती है। द स्पेशली प्रीपेड नोजल्स आर अटैच टू द लेटरल पाइप, और जो लेटरल पाइप होती है वहाँ पे नोजल लगी होती हैं। इट प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ये नोजल क्या करती हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुँचाती रहती हैं रूट के पास, ठीक है। इन दिस वे वाटर इज नॉट वेस्टेड, ऑफ कोर्स इसमें पानी तो बिल्कुल वेस्ट होता ही नहीं है। सो इट इज़ ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये तो एक जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है वहाँ पे ये बेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये भी हो गया हमारा।
इफ वीट इज सोन इन द खरीफ क्रॉप्स व्हाट वुड हैपन डिस्कस। ये कह रहा है अगर वीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो करा दें तो क्या होगा वो डिस्कस करो आप। चलो बच्चों करते हैं। वीट इज ए रबी क्रॉप। ऑफ कोर्स वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है। इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। तो रबी क्रॉप हमें बहुत बार पढ़ लिया, कब ग्रो कराई जाती है, विंटर सीजन में। वेयर देर इज लो टेम्परेचर एंड नीड लेस वाटर। इनको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑफ कोर्स विंटर टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर तो लो होता है और लेस वाटर चाहिए इनको। सो इफ वीट इज सोन इन खरीफ क्रॉप सीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन इट गेट मोर वाटर विच इज हार्मफुल टू द क्रॉप। अगर हम इसको खरीफ सीजन में लगा देंगे उस टाइम पे तो बारिश होती है, और अगर ज़्यादा पानी आ गया तो ये बहुत हार्मफुल होता है हमारी रबी क्रॉप के लिए। द वीट क्रॉप ड्रॉप्स डाउन इट वुड नॉट ग्रो हेल्दी। ये फसल ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी तो बिल्कुल जो ग्रो हेल्दी ग्रो करेगी ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले एनसीईआरटी से देखेंगे, ये भी होगा। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। आप डिस्कस करो कि सोइल कैसे अफेक्ट होती है जब हम लगातार प्लांटेशन करते रहते किसी फील्ड में क्रॉप की। ठीक है, इसमें कितना लिखोगे, देखो। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप लीड्स टू लोअरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल्स विच अल्टीमेटली डिक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। अगर आप किसी भी फील्ड में बार बार एक ही क्रॉप को लगा रहे, या किसी भी क्रॉप को बार बार उसी फील्ड में आप ग्रो करा रहे हो, कोई भी गैप नहीं दे रहे हो, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो सोइल होगी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे भाई। ठीक है, न्यूट्रिएंट कम होंगे तो जो हमारी आप कोई भी वहाँ पे फसल लगा रहे हो उसका प्रोड्यूस जो होगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो फसल निकलेगी हमारी, वो बिल्कुल उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों इफेक्ट होंगी। क्वांटिटी भी बहुत कम निकलेगी और क्वालिटी तो ऑफ कोर्स डाउन में जाएगी। ओके, Therefore, for the continuous plantation and better growth of crop, manure and fertilizer are added regularly in the field। तो अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूस लगा रहे हो तो कैसे आप बेटर क्रॉप लगा सकते हैं, आप उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम ऐड करते रहिए। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एक्सेट्रा। ये क्या है फर्टिलाइजर्स के नाम, ये आप न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहिए तो वो जो हमारी सोइल है वो भी अफेक्ट नहीं होगी और हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छे से अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का आएगा। ठीक है, आगे है दे कैन चेंज द नेचर ऑफ सोइल। ऑफ कोर्स अगर आप न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हो तो वो सोइल का नेचर भी चेंज करेंगे। द सोइल में बिकम मोर एल्कलीन और एसिडिक विद द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। अगर आप ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल भी रहे हो उससे सोइल बहुत ज़्यादा एल्कलीन भी हो सकती है और एसिडिक, सेम बात है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है, अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा डाल रहे हो तो वो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली उस चीज़ को अफेक्ट करती ही है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया भाई। आगे है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। कई बार पढ़ लिया हमने, फिर भी एक बार देखते कितना क्या लिखना होता है। वीड्स क्या होती हैं और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वीड क्या है, वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मेन क्रॉप के साथ जब हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, नेचुरली भी हो सकते हैं, ये नेचुरली ही होते हैं ज़्यादातर, तो क्या होता है उनको वीड्स बोलते हैं और उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग। मेथड टू कंट्रोल वीड्स, आपने पेपर में ऐसे ही करना है, इससे अच्छा भी कर सकते हो आप, ऐसे ही हेडिंग्स वेडिंग्स डाल के तब किया करो। फॉलोइंग मेथड आर यूज टू कंट्रोल द वीड। पहला बाई प्लोइंग और टीलिंग, बहुत बार पढ़ लिया हमने ये। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लोइंग। जब भी हम सोइल को लूजन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टीलिंग और प्लोइंग। किस चीज़ से करते हैं, दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो। प्लो की हेल्प से, प्लो का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था हमने कैसा होता है। टीलिंग हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जब भी हम टीलिंग और प्लोइंग करते हैं तो ये जितने भी वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, दूसरा मेथड क्या है, मैनुअल रिमूवल। दिस मेथड इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स विद द हैंड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल क्या है, जब हम उनको हाथ से काटते हैं, वहाँ पे अपरूट करते हैं उनको, तो उनको क्या बोलते हैं हम, मैनुअल रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपा और हैरो। इसको हम हैरो मशीन से भी कर सकते हैं और खुरपी से भी, खुरपा वगैरह से भी अलग कर सकते हैं। आगे है भाई केमिकल मेथड।
इन दिस मेथड वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सम केमिकल्स, कुछ केमिकल स्प्रे वगैरह करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे 2,4-D है, वीडीसाइड्स बताया था मैंने क्या होता है, साइड्स किसी के भी पीछे लग जाए वो पहले वाली चीज़ को किल करता है। 2,4-D है, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, और स्प्रेयर की हेल्प से हम इसको स्प्रे करते हैं फील्ड में। हमने 2,4-D के अलावा और भी 2 पढ़े थे भाई, कौन कौन से थे, लिनाजीन, डेलोपोन और 2,4-D, ये याद रखना बार। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, उनमें स्टेप्स लिख रखे हैं, तो शुगर केन की कैसे क्रॉप लगाते हैं हम उनको हमने एडजस्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलो करते हैं। यहाँ पे पहले पे दे रखा है सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सबसे पहले हम फैक्ट्री में कैसे भेजेंगे उसको, पहले तो लगाना पड़ेगा। दूसरे पे इरीगेशन दे रखा है, फिर हार्वेस्टिंग दे रखा है, फिर सोइंग दे रखा है। चलो इनको लगाते हैं, आप पढ़ना इसको अच्छे से। सबसे पहले स्टेप क्या होता है भाई हमारा, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर करना है। तो जो 5वां स्टेप है हमारा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। ओके, फिर क्या करते हैं हम, प्लो करते हैं फील्ड को, किससे प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, प्लोइंग वगैरह से, तो ये हमारा दूसरा स्टेप आएगा। तीसरा क्या होगा, अब सोइल तो हमने रेडी कर ली, अब क्या करते हैं हम उसमें बीज को लगाते हैं, तो ये हमारा सोइंग जो है हमारा तीसरा स्टेप आएगा। फोर्थ कौन सा होगा हमारा, मैन्योरिंग। अब हमने बीज को लगा दिया, अब उसमें हमने मैन्योर खाद वगैरह डालना है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा ये 7 वाला होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमने उसमें मैन्योर वगैरह डाल दिया, अब इरिगेशन, पानी भी तो मांगती है ना हमारी क्रॉप, ये कौन सा होगा, 5वां स्टेप होगा। ओके, उसके बाद क्या करनी है, अब इरिगेशन दे दिया, फसल तक पक के तैयार हो गई, अब उसको क्या करना है हमने, हार्वेस्ट, छठा स्टेप हमारा ये हो गया। और 7th क्या होगा, अब हमने हार्वेस्ट कर ली तो सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा शुगर केन को ग्रो करने का वो ये होगा। ओके, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है हमारा ये, चौथा है ये, और 5वां है, कहाँ से चलें, यहाँ से चलते हैं, ये, छठा है ये, और 7th है हमारा ये। वाह, क्या बना दिया है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं, उस पजल को हमने कंप्लीट करना है। कुछ क्लू क्या हमारे लिए, डाउन में क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, यहाँ पे डाउन और अक्रॉस दे रखा है। डाउन मतलब यहाँ पे जो क्लू दे रखा है वो हमने अप टू डाउन चलना है, और अक्रॉस में यहाँ से हमने लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, क्लू क्या है पहला हमारे लिए, प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप्स, क्रॉप को पानी देना, प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिख रखा है आई, तो क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन, IRRIGATION, हो गया ये। डाउन चल रहे हैं ना हम, टॉप टू डाउन, इरिगेशन। फिर बोलता है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। ये क्या कहता है, जब हम क्रॉप ग्रेन को बहुत लंबे टाइम तक प्रॉपर कंडीशन में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। देखो भाई ध्यान रखना, पहले पे ये था, दूसरे पे ये है। ऐसे क्या होता है, जब क्रॉप को हम लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, स्टोरेज, STORAGE, आ रहा है मजा। अब है तीसरा क्या है, सॉरी 5th है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। 5th क्या है, ये वाला, जब हम कुछ प्लांट को, सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स क्रॉप, CROP। ठीक है, डाउन वाले क्लू हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम अक्रॉस वाले करेंगे। थर्ड क्या है, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप। ये कौन सी मशीन होती है, क्या बोलते हैं उसको, जब हम मैच्योर क्रॉप को कट करते हैं। थर्ड पे क्या है, हार्वेस्टर, HAR हमने इसको फिल करते हुए लिख रखा है, VEST भी लिख रखा है, OR। ओके, मजा आ रहा है ना। दूसरा है ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सिस। एक रबी क्रॉप जो पल्सिस भी है, उस वो कौन सी है, 4th नंबर पे देखो, ग्राम, GRAM। फिर 6th है ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब हम ग्रेन को चाफ से अलग करते हैं, तो कहाँ पे हमारा ये छठा, देखो क्या बोलेंगे उसको, WINN
WING, विनोइंग। हवा की हेल्प से जब हम चाफ और ग्रेन को सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी जो है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई, हमारी अच्छे से हमने पढ़ लिया है, एक्सरसाइज भी फिल कर ली है। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्वेश्चन, उसको आप बताना उसका क्या आंसर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। और कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।